हेलो दोस्तों, मैं दिनेश चौधरी पीएससी बाय डीसी सर इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। इस यूट्यूब चैनल पर हम मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जो नया सिलेबस एमपीपीएससी 2024 प्री के लिए बनाया गया है उसको निःशुल्क पढ़ते हैं। इसी श्रृंखला में हमने 10वीं यूनिट को पूरा कंप्लीट कर लिया है। उसके सारे वीडियो यूट्यूब पर अवेलेबल हैं। नोट्स भी आपको टेलीग्राम के माध्यम से अवेलेबल करा दिए गए हैं। अब हमने छठी यूनिट पढ़ना शुरू किया है। 6 यूनिट का ये तीसरा वीडियो है। इसमें हम दूसरे टॉपिक जिसमें मानव संसाधन या मानव विकास की बात की गई है उसमें पहला पॉइंट शिक्षा पर फोकस कर रहे हैं। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले भगवान श्री गणेश का नाम लेकर श्री गणेशाय नमः बोलते हुए और मेरे शिक्षक श्री सुरेश पटेल सर को याद करते हुए आगे बढ़ते हैं। देखिए, छठी यूनिट में जो सिलेबस दिया हुआ है उसमें भारत और मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था दी हुई है। मैं फिर से रिपीट कर दूं, हमें भारत और मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था पढ़नी है। कुछ विशेष पॉइंट होंगे जहां केवल मध्य प्रदेश पर फोकस करना है, बाकी सब पॉइंट पर हमें भारत और मध्य प्रदेश दोनों सिमिलरली रूप से पढ़ना होगा। पहला पॉइंट हम 2 अलग अलग वीडियोस के माध्यम से कंप्लीट कर चुके हैं। दूसरा पॉइंट है मध्य प्रदेश की जनसंख्या एवं मानवीय संसाधनों का विकास। पहला पॉइंट है शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल। अब हमें इसे समझना है कि इस सिलेबस में रियल में पूछा क्या जा रहा है। देखिए, पूछा जा रहा है मध्य प्रदेश की जनसंख्या। असली में क्या वो हमसे जनसंख्या पढ़ने की बात कर रहा है? नहीं। मध्य प्रदेश की जनसंख्या और मानवीय संसाधनों का विकास अर्थात लोगों के अर्थात नागरिकों के विकास के 3 पहलू पूछे जा रहे हैं हमसे। ये तो उस पूरे यूनिट का नाम है, ये पढ़ना नहीं है। हो सकता है कि कोई आपसे बोले कि जनसंख्या पढ़नी है। जनसंख्या जियोग्राफी का एक टॉपिक होता है, वो इकोनॉमिक्स का टॉपिक नहीं होता है। इकोनॉमिक्स में केवल उससे रिलेटेड आयाम पढ़े जाते हैं और यहाँ 3 आयाम दिए गए हैं। उनमें पहला आयाम है शिक्षा, दूसरा है स्वास्थ्य और तीसरा आयाम दिया गया है कौशल विकास। हमें इन तीनों पर फोकस करना है। हमें केवल और केवल मध्य प्रदेश की शिक्षा, उसके स्वास्थ्य और कौशल की बात करनी है। चलिए शुरू करते हैं। अब सब लोगों को क्लियर रहा होगा कि इस सिलेबस में जो टॉपिक दिया हुआ है मध्य प्रदेश की जनसंख्या एवं मानवीय संसाधनों का विकास, इसमें हमें 3 पॉइंट्स पढ़ने हैं। पहला है शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल। देखिए, अगर हमें जनसंख्या पढ़नी होती तो यहाँ सीधे साफ साफ लिखा होता मध्य प्रदेश की जनसंख्या और फिर कॉमा लगा के अगली बात की जाती। लेकिन सिलेबस लिखने वाले ने बड़े अच्छे से ये बात किस पे डिफाइन की हुई है कि मध्य प्रदेश की जनसंख्या के संदर्भ में आपको शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल पढ़ना है। ध्यान से सुनिए, अगर वो खाली शिक्षा लिख देता, यहाँ केवल लिखता शिक्षा, तो फिर हमें पढ़ना पड़ता शिक्षा शब्द का अर्थ क्या होता है, शिक्षा के प्रकार क्या होते हैं, शिक्षा का स्वरूप कैसा है, प्राथमिक शिक्षा, द्वितीयक शिक्षा, ऐसे, या प्रौढ़ शिक्षा, औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, ऐसी बातें हमें पढ़नी होती। लेकिन सिलेबस लिखने वाले ने बड़े अच्छे से डिफाइन किया हुआ है कि मध्य प्रदेश की जनसंख्या और मानव संसाधन के संदर्भ में जो लोग के लिए जो शिक्षा दी जा रही है उसकी बात कीजिए, स्वास्थ्य की बात कीजिए और कौशल विकास की बात कीजिए। अर्थात इन 3 टॉपिक को हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। गलती से भी मध्य प्रदेश की जनसंख्या मत पढ़ने लग जाना। अब हो सकता है कि शिक्षा के संदर्भ में आप बोलें कि शिक्षा शब्द का अर्थ क्या होता है, शिक्षा के लिए कौन कौन से कोटेशन है, वो पॉइंट भी इसमें इंक्लूड नहीं है। वो सोशियोलॉजी में पढ़ा जाता है कि शिक्षा शब्द कहाँ से पैदा हुआ, शिक्षा की उत्पत्ति कैसे हुई, इतिहास में इनसे संबंधित कौन से कोटेशंस है, कब कब कौन सी प्रणाली की शिक्षा रही, बौद्धिक शिक्षा क्या है, तो ईसाई शिक्षा क्या है, तो प्राच्य शिक्षा क्या है, ये सब नहीं पढ़ना है। यहाँ पढ़ना है शिक्षा के संदर्भ में जो नए काम किए गए हैं विकास करने के लिए, शिक्षा के विकास के लिए और शिक्षा के माध्यम से मानव के विकास के लिए जो काम किए गए हैं वो पढ़ने हैं। देखिए, हम यूनिट 6 शुरू किए हैं और मैं लगातार अगले 6-7 वीडियो के माध्यम से इस पूरी यूनिट को समाप्त करने वाला हूं। आपको बिना टेंशन लिए इस वीडियो श्रृंखला को आगे बढ़ाना है। आप जैसे जैसे इसको प्रसारित करते जाएंगे हमारा मोटिवेशन और बढ़ते जाएगा। हम इस पूरी यूनिट को अब सबसे पहले खत्म करने वाले हैं। अगले 6-7 दिन में इस यूनिट को खत्म कर लेंगे। आज हम इस शिक्षा पर फोकस कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम मानव संसाधन विकास क्या है और शिक्षा ही उसमें एक टॉपिक क्यों दिया गया है ये समझा देता हूं। आज की पीपीटी में थोड़ा सा 2-4 स्लाइड ब्लर हुई है, इससे निश्चिंत रहिए। 2-4 पेज जो खराब हो गए उनके लिए मैं अपना वीडियो नहीं रोकने वाला हूं। वो हो गया है तो उसे हम बोल करके ठीक कर लेंगे। मध्य प्रदेश की जनसंख्या एवं मध्य प्रदेश का मानव विकास, ये मूल अध्याय का नाम है।
मानव विकास होता क्या है ये समझ लेते हैं पहले हम, फिर शिक्षा पे आते हैं। मानव विकास का तात्पर्य होता है स्वास्थ्य, स्वस्थ शरीर एवं विकसित बौद्धिक क्षमता से है। ध्यान से सुनिए, मानव विकास का क्या अर्थ होता है? दो रेफरेंस में मानव विकास का अर्थ निकलता है। एक छोटा बच्चा धीरे 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 बड़ा होता है। एक कोई भी छोटा बच्चा जब धीरे धीरे बड़ा होता है, तो बच्चा जब बड़ा होता है तो वह शरीर के रूप में भी बड़ा होता है, और दूसरा मानसिक रूप से या मस्तिष्क के रूप में भी वह बड़ा होता है। तो उसके शरीर में ये दोनों जो विकास होते हैं, ये दोनों विकास ही मानव विकास कहलाते हैं। शरीर में वृद्धि हो जाना या शारीरिक क्षमता में वृद्धि हो जाना, या फिर उसकी मानसिक क्षमता में वृद्धि हो जाना, ये दोनों अन्योन्य रूप से या दोनों मिल करके बच्चे के लिए उसके मानवीय विकास के आयाम कहलाते हैं। ये आपको याद रखना है। हम अपने मूल पॉइंट पे आए। मानव विकास का तात्पर्य है स्वास्थ्य, स्वस्थ शरीर एवं बौद्धिक क्षमता। यह विकास मानवीय उन्नति पर ध्यान केंद्रित करने की अवधारणा पर आधारित है। ये मानव विकास की शुरुआत कैसे हुई? दो अर्थशास्त्री थे। 1990 में भारत के एक अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन और पाकिस्तान के एक अर्थशास्त्री महबूबुल हक, इन्होंने 1990 में अर्थशास्त्री प्रोफेसर महबूबुल हक और अमर्त्य सेन ने मानव विकास की अवधारणा को प्रस्तुत किया, और उन्होंने कहा कि मानव विकास में दो पहलू शामिल होते हैं, शारीरिक रूप से विकास और बौद्धिक रूप से विकास। ये दोनों चीजों को शामिल करना है। स्वस्थ शरीर के लिए पोषण, स्वास्थ्य सेवाओं की आवश्यकता होती है, जबकि बौद्धिक क्षमता के लिए शिक्षा और कौशल की आवश्यकता होती है। तो अब ध्यान से सुनिए, जब महबूबुल हक ने कहा या अमर्त्य सेन ने कहा कि भैया बच्चे के मानवीय विकास के लिए हमें दो चीजों की, किसके लिए? मानवीय विकास के लिए हमें दो तत्वों की आवश्यकता होती है। पहला होता है शारीरिक विकास और दूसरा होता है बौद्धिक विकास। इन दोनों के विकास के लिए, बौद्धिक विकास के लिए आपको चाहिए शिक्षा और साथ में चाहिए पैसे कमाने वाला कौशल। तो दो चीजें आपको मानवीय विकास में शामिल करनी पड़ेगी, शिक्षा और कौशल। और शरीर के विकास के लिए आपको करना पड़ेगा स्वास्थ्य, जिसमें पोषण शामिल होता है। तो पोषण और स्वास्थ्य इसमें शामिल है। इसी में से हमारे सिलेबस में 3 टॉपिक दे दिए गए हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल। तो अब आपको शायद समझ आ रहा होगा कि हमारे सिलेबस में ये 3 ही आयाम क्यों दिए हुए हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल। क्योंकि अमर्त्य सेन और महबूबुल हक द्वारा जो परिभाषा दी गई थी मानव विकास की, उसमें उन्होंने दो पहलुओं की बात की थी। उन्होंने कहा कि मानवीय विकास में दो चीजें शामिल है, एक शारीरिक विकास और एक बौद्धिक विकास। तो ये जो बौद्धिक विकास है, इसके लिए आपको शिक्षा और कौशल चाहिए, शारीरिक विकास के लिए उसका स्वस्थ होना जरूरी होता है। इसीलिए हमारे सिलेबस में 3.8 कर दिए गए हैं। तो देखिए, अगर कोई यूट्यूबर आपको, कोई शिक्षक आपको ये पढ़ाए कि शिक्षा शब्द क्या होता है, शिक्षा का क्या अर्थ होता है, शिक्षा कितने प्रकार की होती है, तो वो इस इकोनॉमी के सिलेबस में नहीं पढ़ना है। यहाँ उससे मानव के विकास के लिए वह किस प्रकार से सहायक है, इस फॉर्मेट में इस टॉपिक को पढ़ना है। आज की तारीख में तो YouTube पे कोई वीडियो अवेलेबल है ही नहीं इस टॉपिक का। मुझे पता है जैसे ही ये वीडियो अपलोड होगा बहुत सारे लोग कॉपी करने लगेंगे। खैर, ये भी हमारी जीत ही है, क्योंकि हम अगर निःशुल्क शिक्षा को बढ़ावा दे रहे हैं और हमें देख करके दूसरे लोग भी निःशुल्क शिक्षा के मार्ग पे आ रहे हैं, तो इसे हम अपनी जीत समझेंगे। बस आपसे ये आशा की जाती है कि आप इस वीडियो को इतना ज़्यादा फॉरवर्ड करें ताकि हर एक उस बच्चे तक हम इस शिक्षा को पहुंचा सकें जो शिक्षा की व्यवसायीकरण के कारण शिक्षा को अफोर्ड नहीं कर सकता। वो योग्य है लेकिन फिर भी शिक्षा प्राप्त नहीं कर पा रहा है, और ये आपकी जिम्मेदारी भी है। चलिए मूल टॉपिक पे आते हैं। हमने ये समझ लिया कि शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल विकास, ये 3 आयाम क्यों शामिल हैं। इसे हम एक और पॉइंट से समझें कि देखिए, शिक्षा का जो मानव विकास के लिए जो मानव विकास सूचकांक है, उसमें 3 आधारभूत आयाम बनाए गए हैं। आज भी जब आप गूगल करेंगे तो उसमें 3 आयाम दिखाई देंगे, दीर्घ एवं स्वस्थ जीवन,
ज्ञान प्राप्त करना और शिष्ट और शालीन जीवन। देखिए, दीर्घ और स्वस्थ जीवन के लिए आपको स्वास्थ्य की जरूरत है, ज्ञान प्राप्त करने के लिए आपको शिक्षा की जरूरत है, और शिष्ट और शालीन जीवन के लिए आपको अभिव्यक्ति और कौशल की जरूरत है। और यही 3 टॉपिक हमारे सिलेबस बनाने वाले ने शामिल किए हैं, जिसमें से पहला टॉपिक है शिक्षा, जिसको हम आज कवर करने वाले हैं। चलिए कवर करते हैं। स्कूली शिक्षा पर फोकस करें उससे पहले 1-2 बातों के माध्यम से हम इसको सेट कर लें अपने दिमाग में। राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2021 के अनुसार मध्य प्रदेश राज्य प्राथमिक कक्षाओं की शैक्षणिक उपलब्धता में पूरे मध्य प्रदेश में 5वें स्थान पर है। याद रखना, शिक्षा के क्षेत्र में अगर प्राथमिक शिक्षा की बात की जाए तो मध्य प्रदेश 5वें स्थान पर आता है। इससे पहले हमें इसकी बेसिक संरचना भी याद हो, और वो बेसिक संरचना हमें याद होनी चाहिए हर एक स्टूडेंट को। ध्यान से सुनिए। देखिए, हमने मध्य प्रदेश में नई शिक्षा नीति को लागू किया, और जब नई शिक्षा नीति को हमने लागू किया तो मध्य प्रदेश में कुछ शैक्षणिक ढांचे में हमने बहुत सारे बदलाव किए हैं, और वो बदलाव जो है वो हमें समझने हैं। वो अनेक योजनाओं और नई शिक्षा नीति के माध्यम से हम समझेंगे। तो आप पहला पॉइंट याद रखें कि जो प्राथमिक शिक्षा है उसके क्षेत्र में जो सर्वे है वो है राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2021, और ये प्राथमिक शिक्षा की शैक्षणिक उपलब्धियों को दर्शाता है, जिसमें मध्य प्रदेश 5वें स्थान पर आता है। UDISE एक संस्था का नाम है, यूनिफाइड डिजिटल इंफॉर्मेशन ऑन स्कूल सिस्टम। ये याद रखिएगा सब लोग, फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। क्या नाम है? यूनिफाइड डिजिटल इंफॉर्मेशन ऑन स्कूल सिस्टम। इस डेटा के अनुसार 2021 में 21-22 में स्कूलों की स्थिति को दर्शाया गया है, और उसके अनुसार मध्य प्रदेश में 160 लाख बच्चे हैं और 1,25,000 स्कूल हैं। 2 डाटा यहां से हमें याद रखने हैं। UDISE के हिसाब से मध्य प्रदेश में 160 लाख बच्चे अर्थात 1,60,00,000 बच्चे पढ़ते हैं स्कूलों में। टोटल स्कूलों की संख्या कितनी है? 1,25,582। तो ये 2 चीजें आप याद रखिएगा। ये 2 चीजें हमें आगे बाकी के डाटास को नोटिफाई करने में काम में आएगी। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले क्योंकि शिक्षा की बात की जा रही है तो साक्षरता की बात कर लेते हैं। देखिए, साक्षरता दर भारत और मध्य प्रदेश की तुलना की जाए तो वैसे हमें भारत की शिक्षा नहीं पढ़नी है क्योंकि मध्य प्रदेश का स्पेसिफिक टॉपिक है, लेकिन फिर भी जरा सी इंफॉर्मेशन हो कि पूरे भारत में जो साक्षरता दर है 2011 की जनगणना के हिसाब से वो है 73%। उसी जनगणना में अगर मध्य प्रदेश का परसेंटेज देखा जाए तो 69.32% होता है। इस 69.32% जो कि मध्य प्रदेश की साक्षरता दर है, इसको 2 तरीके से हम विभाजित कर सकते हैं। एक, मध्य प्रदेश में महिलाओं की साक्षरता। महिला साक्षरता हमारे मध्य प्रदेश में है 60%, जबकि पुरुष साक्षरता उससे ज्यादा है 80%। ये याद रखिएगा। इसी को अगर ग्रामीण और नगरीय क्षेत्र के हिसाब से या क्षेत्र के हिसाब से देखें तो ग्रामीण क्षेत्र में 63.94% और शहरी क्षेत्र में 82%। देखिए, महिला और पुरुष जो 60 और 80 हैं वही का वही ग्रामीण और शहरी जैसा है। 60 का हो गया 63, 80 का हो गया 82। तो ऐसे ही याद हो जाएगा। भारत की साक्षरता याद रखिएगा 73%, मध्य प्रदेश की साक्षरता 69.3%। आगे बढ़ते हैं। 2020-21 में मध्य प्रदेश में जो स्कूलों की संख्या है उन पर थोड़ी सी बात करते हैं। इस इकोनॉमिक में ज्यादातर आंकड़ों से बातें की जाती है, इसलिए मैं भी आंकड़ों पर फोकस कर रहा हूं। आप परेशान नहीं होना कि सर इतने आंकड़े क्यों पढ़ा रहे हैं। हमें शिक्षा के आंकड़ों के माध्यम से ही मानव संसाधन विकास पढ़ना है, या मानव विकास में शिक्षा किस प्रकार सहायक है वो आंकड़ों से ही पढ़ी जाती है। प्राथमिक स्कूल मध्य प्रदेश में है 62,441, 62,413। ये याद रखिएगा। उच्च प्राथमिक माने क्या होता है? 1ली से 5वीं तक के स्कूल को हम प्राथमिक विद्यालय कहते हैं। उच्च प्राथमिक 1ली से 8वीं तक के स्कूल होते हैं। तो उच्च प्राथमिक स्कूल जो है हमारे मध्य प्रदेश में वो 45,106 है, ये याद रखना। माध्यमिक 9वीं 10वीं जिसमें शामिल हो जाती है तो वो स्कूलों की संख्या 8,306 है, और 12वीं तक वाले जो स्कूल हैं वो हमारे यहाँ 9,757 है। अगर इन सबको मैं प्लस करूं तो 1,25,000 आता है।
तो मध्य प्रदेश में कुल स्कूलों की संख्या कितनी हो जाएगी? 1,25,000। जो अभी हमने इधर पढ़ा है, मध्य प्रदेश में स्कूलों की संख्या 1,25,000 है। ये आपको याद रखना है। 1,25,582 स्कूल मध्य प्रदेश में ओवरऑल हैं और 160 लाख बच्चे अर्थात 1,60,00,000 बच्चे जो हैं वो हमारे इन स्कूलों में एडमिशन लेकर के पढ़ते हैं। वर्तमान में नामांकित रजिस्टर्ड बच्चों की संख्या 1,60,00,000 है। राउंड फिगर में ये याद हो जाएगा, 1,25,000 स्कूल हैं, 1,60,00,000 बच्चे हैं, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगर हम नामांकन देखें बच्चों का तो वो इस तरीके से है। प्राथमिक कक्षा जहां 1 से 5वीं तक के बच्चे पढ़ते हैं वहां 38, ये सब संख्याएं जो हैं वो लाख में है, याद रखिएगा। 38 लाख है और बालिकाओं की संख्या 35 लाख है। ओवरऑल ये दोनों मिलाकर के 73 लाख होती है। खैर ये आंकड़ा आपको रटना नहीं है कि केवल समझने के लिए बताया जा रहा है। वहीं पे 6वीं से 8वीं तक के जो बच्चे हैं उनकी संख्या 21 लाख, बालिकाओं की संख्या 20 लाख और ओवरऑल 42 लाख होती है। और माध्यमिक स्कूल में भी बालकों की 60 लाख, बालिकाओं की 55 लाख और ओवरऑल 115 लाख है। अब यहाँ समझने वाली बात जो है वो ये हमें देखनी है कि बालकों की संख्या की शिक्षा की तुलना में बालिकाओं की संख्या का अनुपात क्या है। देखिए 38 और 35 इन दोनों में बच्चों की संख्या, लड़कों की संख्या ज्यादा है, अर्थात प्राथमिक शिक्षा में लड़कों की संख्या ज्यादा है। यहाँ 21 और 20 अर्थात यहाँ पे भी लड़कों की संख्या ज्यादा है। यहाँ 60 और 55 अर्थात यहाँ पे भी लड़कों की संख्या ज्यादा है, ये याद रखिएगा। अब हम एक एक स्तर पर देखते हैं कि प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में, फिर माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में क्या स्थिति रही। देखिए सबसे पहले जो नई चीजें हमने ओपन की हैं, जो स्कूल के नए फॉर्मेट हमने शुरू किए हैं वो हम पढ़ेंगे, वो सारे हमें याद होने चाहिए। देखिए ये वीडियो कंप्लीट करने के बाद में इसमें शिक्षा का पूरा करंट अफेयर्स भी इंक्लूड रहेगा, शिक्षा का पूरा इकोनॉमिक पार्ट भी इंक्लूड रहेगा। इसको पढ़ लेने के बाद आपको खुद को समझ आएगा कि हम कहाँ गलतियां कर रहे थे, हम क्या चीजें छोड़कर जा रहे थे। हम सारी चीजें कवर करने की कोशिश करेंगे। तो पहला स्कूल जो हमें पढ़ना है वो है सीएम राइज स्कूल। देखिए सीएम राइज स्कूल एक नवीन अवधारणा है, अभी शुरू हुई। कब शुरू हुई? 11 जून 2021 को। आप इस टॉपिक में भले ये याद मत रखें कि कब शुरू हुए, लेकिन फिर भी मन में याद रहे 2021 को, क्योंकि ये दूसरे मध्य प्रदेश के टॉपिक से पूछे जाने वाले प्रश्न है। इसका उद्देश्य क्या है? प्रत्येक बस्ती में लगभग 15 किलोमीटर के दायरे में एक उच्च गुणवत्ता वाला एकीकृत विद्यालय उपलब्ध कराना। देखिए सीएम राइज स्कूल का उद्देश्य क्या है? हर 15 किलोमीटर के दायरे में एक उच्च गुणवत्ता का स्कूल उपलब्ध कराना, ये इस योजना का उद्देश्य है। मध्य प्रदेश के कुल 9,200 स्कूल विकसित किए जा रहे हैं इस योजना के तहत। ये पॉइंट याद रखना, मध्य प्रदेश के कुल कितने स्कूल विकसित किए जा रहे हैं? 9,200। 370 स्कूल मध्य प्रदेश के ऐसे हैं जिनमें संचालन प्रारंभ हो चुका है या जो सीएम राइज बन करके काम करने लगे हैं। सह शैक्षणिक गतिविधियों में उपस्थिति में 7% की वृद्धि देखी गई है। अब ये नेक्स्ट पॉइंट क्या है? देखिए जो सीएम राइज स्कूल है उसमें पढ़ाई के साथ साथ योगा, करिकुलम एक्टिविटीज जिसमें खेल, जिसमें पेंटिंग, ड्राइंग, ये सब चीजें भी शामिल है। ये स्कूलों में बढ़ावा दिया जा रहा है। किससे? सीएम राइज स्कूल से। इन्हें कहते हैं सशैक्षणिक गतिविधि, मतलब शिक्षा के साथ साथ चलने वाली गतिविधि। इन गतिविधियों को जैसे ही स्कूलों में बढ़ाया गया, 2021 से अभी तक 7% उपस्थिति बढ़ चुकी है बच्चों की, अर्थात बच्चों की उपस्थिति दर में 7% वृद्धि देखी गई। ये याद रखना। तो सीएम राइज स्कूल हमने पहला पॉइंट देखा। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, इसको हम शॉर्टकट में NEP 2020 भी कहते हैं। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के संदर्भ में मध्य प्रदेश में क्या हुआ? NEP लागू करने वाला मध्य प्रदेश दूसरा राज्य बना है। तो पहला कौन है? आपको याद होना चाहिए, पहला राज्य कर्नाटक है जिसने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भारत में लागू किया। कर्नाटक पहला राज्य है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लागू करने वाला। मध्य प्रदेश दूसरा राज्य है। स्कूल शिक्षा विभाग में मंत्री की अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स का गठन किया गया इसको लागू करने के लिए। तो क्वेश्चन बनता है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लागू करने के लिए किसकी अध्यक्षता में टास्क फोर्स का गठन किया गया? जो स्कूल शिक्षा विभाग के मंत्री हैं उनकी अध्यक्षता में। ये पॉइंट याद रख लेना।
NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत एक राज्य एक पाठ्यक्रम या पाठ्यक्रम में बदलाव करते हुए अब मध्य प्रदेश में जो पुरानी MP बोर्ड की किताबें होती थी उनको रिप्लेस करके NCERT की किताबों को, यहाँ लिखा हुआ है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत एक राज्य पाठ्यक्रम की रूपरेखा या राज्य पाठ्यक्रम की रूपरेखा अप्रैल 2020 में NCERT को प्रस्तुत की गई और अब NCERT के अनुसार सिलेबस में बदलाव कर दिए गए। जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से आने का है वो है गोंडी, भिली, कोरकू आदि स्थानीय जनजाति बोलियों में प्राथमिक स्तर पर जोड़ा गया है। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत मध्य प्रदेश ने किन भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए प्रस्ताव शामिल किया है। मध्य प्रदेश ने गोंडी, भिली और कोरकू जैसी जनजातीय भाषाओं को जनजातीय क्षेत्रों में बढ़ावा देने के लिए प्रस्ताव शामिल कर लिया है। अब हमारे प्राथमिक स्तर पर अर्थात 5वीं तक के बच्चों को ये भाषा भी पढ़ाई जाती है या जाएगी आगे, क्योंकि अब ये पूरी तरह पूरे मध्य प्रदेश में लागू नहीं हो पाई है। आगे बढ़ते हैं। उत्कृष्ट विद्यालय, आपने स्कूलों को एक वैरायटी देखी होगी, एक्सीलेंस स्कूल। इसी एक्सीलेंस स्कूल से मैं भी पढ़ा हूं। तो एक्सीलेंस स्कूल की अवधारणा मध्य प्रदेश में पहली बार 2006 में आई थी। ये 2006 में जब एक्सीलेंस स्कूल खुलने लगे तो एक्सीलेंस स्कूल का कॉन्सेप्ट क्या था कि जो सामान्य शिक्षा प्रणाली थी उससे उच्च स्तर की शिक्षा ये स्कूल प्रदान करते थे। हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यमों में प्रोवाइड करते थे। वर्तमान में इनकी स्थिति पर हम फोकस कर लेते हैं। वर्तमान में मध्य प्रदेश के 43 जिलों 43 डिस्ट्रिक्ट्स में जिला मुख्यालयों, जो डिस्ट्रिक्ट मुख्यालय होते हैं वहां, और 196 ब्लॉक स्कूल या ब्लॉक जो विकास खंड होते हैं वहां पर उत्कृष्ट विद्यालय संचालित हो रहे हैं। ये लेटेस्ट में 2023 की स्थिति आपको बता रहा हूं। शेष उत्कृष्ट विद्यालय जो है वो CM राइज स्कूल में बदल दिए गए हैं। ये याद रखना है आपको। हमारे मध्य प्रदेश में 43 जिला मुख्यालय पर उत्कृष्ट स्कूल हैं, 196 ब्लॉक स्तर पर उत्कृष्ट विद्यालय हैं जो मध्य प्रदेश में एक्सीलेंस एजुकेशन देने का काम करते हैं। और जिला स्तर पर इन स्कूलों में 45,000 स्टूडेंट और ब्लॉक स्तर पर इन स्कूलों में 1 लाख स्टूडेंट, जहां 43 स्कूलों में 45,000 स्टूडेंट और 196 स्कूलों में 1 लाख स्टूडेंट पढ़ते हैं। ये हमें याद रखना है। तो उत्कृष्ट विद्यालय की बात हमने की। आगे बढ़ते हैं हम। ऐसे ही एक स्कूल होते हैं जिन्हें आदर्श विद्यालय कहा जाता है। आदर्श विद्यालय को शॉर्टकट में मॉडल स्कूल कहा जाता है। ये कॉन्सेप्ट क्यों आया? देखो, मध्य प्रदेश के जो जनजातीय क्षेत्र या पिछड़े हुए ब्लॉक थे, उनमें हमने जो स्कूल खोले उन्हें हमें कहा, उनको नाम दिया गया आदर्श विद्यालय या मॉडल स्कूल। शैक्षणिक रूप से पिछड़े ब्लॉकों में स्थापित किए गए ब्लॉक जो स्कूल थे, इनकी शुरुआत 2011-12 से हुई। जब पिछड़े ब्लॉकों में स्कूल खोलने या शैक्षणिक रूप से पिछड़े ब्लॉकों की पहचान करके वहां स्पेशल स्कूल खोले जाने लगे तो नाम पड़ा आदर्श स्कूल। और इन आदर्श स्कूलों में का जो संचालन है वो केंद्र सरकार या केंद्र प्रायोजित योजना से होता है। राज्य में अभी वर्तमान में 201 शैक्षिक रूप से पिछड़े विकास खंडों में ये मॉडल स्कूल संचालित हो रहे हैं। वर्तमान में इनमें जो है वो 54,000 छात्र पढ़ते हैं। याद रखना, इन 201 में से CM राइज स्कूल के रूप में 55 विद्यालयों को कन्वर्ट कर दिया गया है। तो 55 मॉडल स्कूल विकसित किए गए हैं। तो अब बचे 146 जो है उनका संचालन मॉडल स्कूल के रूप में हो रहा है और 55 को कन्वर्ट किया जा चुका है CM राइज स्कूल के रूप में। हमने पढ़ा आदर्श मॉडल स्कूल क्या होते हैं या आदर्श विद्यालय या मॉडल स्कूल क्या होते हैं। ऐसे ही एक और उदाहरण है कस्तूरबा गांधी कन्या विद्यालय। इसे हम शॉर्टकट में बोलें KGKV, ये याद रखें। तो KGBV या KGKV जो है इसे बालिका विद्यालय भी कहा जाता है या कन्या शब्द पे बालिका भी लिखा हुआ रहता है, कंफ्यूज नहीं होना है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय या कस्तूरबा गांधी कन्या विद्यालय दोनों एक ही बात है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक 4 समूह हैं। इनमें जो बच्चियां हैं, लड़कियां हैं, बालिकाओं की शिक्षा है, उनको बढ़ावा देने के लिए हमने ये स्पेशल स्कूल खोले जिनका नाम है कस्तूरबा गांधी बालिका कन्या विद्यालय या बालिका विद्यालय। ये एक प्रकार के आवासीय विद्यालय होते हैं।
मध्य प्रदेश में 207 आवासीय विद्यालय या केजी-केवी जो वर्तमान में संचालित हैं, उसके अतिरिक्त 324 हॉस्टल्स कन्या छात्रावास संचालित हैं। तो याद रखना, मध्य प्रदेश में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय कितने संचालित हैं? 207 प्लस 7 में कितने हॉस्टल्स संचालित हैं? 324, ये याद रख लेना। स्थापित किए गए, जिनमें 55,000 लड़कियां वर्तमान में शिक्षा प्राप्त कर रही हैं। अब यहाँ जो स्पेशल पॉइंट है वो एग्जाम में पूछने जैसा, प्री जैसी एग्जाम्स में, वो है इन विद्यालयों में यूनिसेफ की सहायता से। अब यूनिसेफ क्या है? पूरे विश्व में जो बच्चों के लिए काम करने वाली संस्था है उसे यूनिसेफ कहते हैं। यूनिसेफ के सहयोग से सपोर्टर्स फॉर डेवलपमेंट स्कीम जो है वो लागू की गई है। ये याद रखना, सपोर्टर्स फॉर डेवलपमेंट स्कीम किन विद्यालयों में किसकी सहायता से लागू की गई है? याद रखना, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में यूनिसेफ के सहयोग से ये योजना लागू की गई है, बाकी विद्यालयों में लागू नहीं है। आगे बढ़ते हैं। हमारे यहाँ एक नया प्रावधान आया, एक परिसर एक शाला, 2022 में ही आया है। 2022 में इस सिस्टम के तहत या इस व्यवस्था के तहत क्या किया जाना है? एक ही क्षेत्र में जो 2-3 स्कूल हैं, एक ही परिसर में जो 2-3 स्कूल हैं, उनको मर्ज करके एक बड़े स्कूल के रूप में बदलने की योजना है, एक परिसर एक विद्यालय योजना। 2022 में 35,000 स्कूलों में स्थित 16,000 परिसरों की पहचान की गई और एक परिसर एक शाला के रूप में नवीन विद्यालयों का निर्माण किया गया। मतलब उनको आपस में विलय करके नवीन विद्यालय के रूप में स्थापित कर दिया गया है। तो ये बस छोटी सी बात है, याद रहे। सुपर 100 योजना, ये क्या होता है? 10वीं कक्षा में 70% अंक प्राप्त करते हुए उन्हें एक चयन परीक्षा, जो भी बच्चे 10वीं कक्षा में 70% अंक प्राप्त करते हैं उनको एक चयन परीक्षा देनी होती है। और अगर वो उस चयन परीक्षा में पास होते हैं तो 3 चीजें, इंजीनियरिंग, याद रखिएगा, इंजीनियरिंग, मेडिकल और सीए। इंजीनियरिंग, मेडिकल और सीए की पढ़ाई के लिए उनको अलग से तैयारी करवाती है मध्य प्रदेश की सरकार। इसे कहते हैं सुपर 100 योजना। फिर से समझें, देखिए, जो बच्चे मध्य प्रदेश के स्कूलों में पढ़ रहे हैं, अगर वो 10वीं कक्षा में 70% से ज्यादा अंक लाते हैं तो उसके बाद उन्हें एक ऑप्शन ओपन हो जाता है एक परीक्षा देने का, एक एंट्रेंस एग्जाम होती है। अगर वो उस एंट्रेंस एग्जाम में पास हो जाते हैं तो फिर मध्य प्रदेश की सरकार उनका एडमिशन किसी और स्कूल, 2 स्कूल चयनित हैं, वो स्कूल हैं सुभाष एक्सीलेंस स्कूल भोपाल और मल्लार आश्रम हायर सेकेंडरी स्कूल इंदौर। तो ये 2 ही स्कूल अभी वर्तमान में शुरू किए गए और हर जिले में किए जाने की योजना है। इन स्कूलों में उनको एडमिशन करा दिया जाता है और यहाँ उनको 11वीं कक्षा की पढ़ाई तो कराई जाती है, साथ में वो जिस भी फील्ड का चयन करते हैं, इंजीनियरिंग, सीए या मेडिकल, इनकी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी भी सरकार द्वारा कराई जाती है। तो 2023 में 608 छात्रों का इसमें चयन हुआ और उनको तैयारी कराई जा रही है। ये याद रखना, उनको आगे की प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी 11वीं और 12वीं के साथ अब मध्य प्रदेश शासन ही करवाता है। इस योजना का नाम है सुपर 100 योजना, याद रखना। आगे, मेधावी छात्र संवर्धन योजना, ये क्या है? देखो, जो भी बच्चे 12वीं कक्षा में 75%, कौन सी कक्षा में? 12th कक्षा में 75% अंक लाते हैं या 75 नंबर % लाते हैं, उन बच्चों को मध्य प्रदेश की सरकार लैपटॉप देती है या लैपटॉप खरीदने के लिए 25,000 रुपए की राशि देती है। 2021-22 में 91,000 बच्चों को इस योजना का लाभ दिया गया। तो ऐसी योजना है मेधावी छात्र संवर्धन योजना। आगे बढ़ते हैं, निशुल्क साइकिल वितरण योजना, ये क्या है? देखो, बच्चों में निशुल्क साइकिल बांटने का काम भी मध्य प्रदेश सरकार करती है। 2022-23 में 1 लाख बच्चों को साइकिल वितरण किया गया। अब इसमें आने जैसा फैक्ट क्या है? निशुल्क साइकिल वितरण योजना के तहत ई वाउचर योजना, ई वाउचर क्या है? उनको एक इलेक्ट्रॉनिक नंबर या इलेक्ट्रॉनिक कार्ड दे दिया जाता है, जिसको दुकानदार को देंगे या इलेक्ट्रॉनिक रूप से वो ट्रांसफर करेंगे तो उनको बदले में दुकानदार साइकिल दे देगा। इसको पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इंदौर और भोपाल में लॉन्च किया गया है। ये पॉइंट आप स्पेशली याद रखना। आगे बढ़ते हैं, एक योजना है सक्षम। सक्षम क्या है? सक्षम एक 4 वर्षीय प्रशिक्षण है। क्या है सक्षम? एक 4 वर्षीय प्रशिक्षण है।
जो 20 जनजातीय जिलों के 89 विकास खंडों, हमारे यहाँ जनजातियां ज्यादा कितने जिलों में पाई जाती हैं? 20 जिलों में। तो 20 जनजातीय जिलों के 89 विकास खंडों में, ये याद रखना, 89 विकास खंडों में जनजातीय विद्यालयों के रूप में या जनजातीय विद्यार्थियों को प्रशिक्षण के रूप में इन विद्यालयों में शिक्षा या इन केंद्रों पर शिक्षा दी जाती है। इस हेतु जनजातीय विभाग और मैजिक बस इंडिया फाउंडेशन, ये दो संस्था है, याद रखना। मध्य प्रदेश में जनजातियों के लिए काम करने वाला विभाग है जनजातीय विभाग, और मैजिक बस इंडिया फाउंडेशन, इन दोनों ने एक समझौता किया है और इसके तहत ये जनजातीय बच्चों को प्रशिक्षण दे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, छात्रावास रैंकिंग। छात्रावास की रैंकिंग की बात करते हैं। मध्य प्रदेश में प्रारंभिक शिक्षा के लिए संचालित छात्रावास रैंकिंग 2022-23 में सीहोर जिले ने प्रथम स्थान हासिल किया है। अब याद रखना, इस रैंकिंग में प्रथम स्थान कौन है? हमारे सीहोर जिले को प्रथम स्थान मिला है। और एक छात्रावास जिसको प्रथम स्थान मिला है वो अलीराजपुर का है। तो अलीराजपुर के ग्राम जोहर का कस्तूरबा गांधी बालिका जो छात्रावास है उसे प्रथम स्थान दिया गया है। ये दोनों पॉइंट आप याद रखिएगा। मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा परिषद, इसका गठन किया गया, एक नई संस्था है, हमें इसके बारे में याद होना चाहिए। 2022-23 में इसका गठन किया गया। इसके अध्यक्ष उच्च शिक्षा मंत्री होते हैं, इसके उपाध्यक्ष सचिव होते हैं जो उच्च शिक्षा विभाग से संबंधित होते हैं। इसके सदस्य कौन होते हैं? तो प्रदेश के विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपति जो हैं मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा परिषद के सदस्य होते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए हमने एक संस्था बनाई 2023-24 में, 22-23 में, जिसका नाम है मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा परिषद। इसका गठन कब किया गया? 2022-23 में। इसके अध्यक्ष कौन है? उच्च शिक्षा मंत्री। इसका उपाध्यक्ष कौन होता है? उच्च शिक्षा का सचिव। और इसके सदस्य कौन होते हैं? प्रदेश के विभिन्न जो विश्वविद्यालय हैं उनके कुलपति। आगे बढ़ते हैं, नॉलेज कॉरिडोर, एक नया कॉन्सेप्ट मध्य प्रदेश में बनाया गया, नॉलेज कॉरिडोर। देखिए, मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए मध्य प्रदेश के 5 शहरों को नॉलेज हब के रूप में विकसित किया जाना है। रिसर्च, स्किल डेवलपमेंट और इंडस्ट्रीज, इन 3 केंद्रों के रूप में उनको हब बनाया जाएगा। और वो 5 शहर कौन कौन से हैं? वो 5 शहर हैं इंदौर, उज्जैन, देवास, भोपाल और ग्वालियर। याद रखिएगा, इंदौर से चलते हैं, पहले देवास आता है, देवास से उज्जैन आता है, उज्जैन के बाद भोपाल आता है और फिर ग्वालियर आता है। तो ये ट्रेन से जब आप यात्रा करेंगे तो ये 5 क्रम से आएंगे और इन 5 को ही नॉलेज कॉरिडोर के रूप में जोड़ा जा रहा है। देखिए, प्री एग्जाम ऐसे ही प्रश्न पूछेगी कि निम्नलिखित में से नॉलेज कॉरिडोर में एक कौन सा जिला शामिल नहीं है, तो 5 आपको याद होने चाहिए। और आगे बढ़ते हैं, देश का पहला ह्यूमन कैपिटल बैंक, ये क्या है? नया कॉन्सेप्ट है, 2022-23 में आया। 2023 मार्च में ह्यूमन कैपिटल बैंक बनाया गया मध्य प्रदेश में पहला। कहाँ पे बनाया गया? सुजालपुर में। तो सुजालपुर में देश का पहला ह्यूमन कैपिटल बैंक शुरू किया गया है। यह 18 से 35 वर्ष के जो युवा हैं, ध्यान से सुनिए, आसपास के ऐसे युवा जो 10वीं क्लास पास है, पहली शर्त है कि 10वीं कक्षा पास होने चाहिए और दूसरी शर्त है कि उनकी जो उम्र है वो 18 से 35 के बीच होनी चाहिए। तो 18 से 35 के ऐसे युवा जो 10वीं पास है उनको पहले ट्रेनिंग दी जाएगी और जो बच्चे ट्रेनिंग करेंगे यहाँ उन्हें गारंटीड जॉब दी जाएगी। ऐसे एक केंद्र के रूप में हमने देश का पहला ह्यूमन कैपिटल बैंक स्थापित किया है। पूरे भारत का नहीं, विश्व का पहला मध्य प्रदेश का शुजालपुर ऐसा एरिया है जहां ह्यूमन कैपिटल बैंक शुरू किया गया है। तो ये याद रखना है आपको। आगे, युवा सेल, हमने युवा सेल नाम की एक संस्था बनाई। ये क्या है? देखो, कॉलेज में जो बच्चे हैं वो राजनीति के चक्कर में या किसी अन्य कारण से अपनी दिशा खो देते हैं। तो अब युवाओं की दिशाओं को सही दिशा में या उनको सही दिशा देने के लिए या उनमें नैतिक मूल्यों की स्थापना करने के लिए विश्वविद्यालय और महाविद्यालय अर्थात यूनिवर्सिटीज और कॉलेज दोनों स्तरों पर मध्य प्रदेश के युवाओं के मध्य सकारात्मक और आदर्शपूर्ण वातावरण निर्मित करने के लिए एक संस्था बनाई जाएगी हर कॉलेज में। यह हर कॉलेज में रहेगी जिसका नाम है युवा सेल।
तो युवा सेल का जो संरक्षक होगा वो कुलपति होगा और बच्चों से ही मिलाकर के एक संस्था बनाई जाएगी युवा सेल। ये क्या काम करेगी, तो बच्चों से संबंधित जो नियमावली है उनको देखने का और उनके लिए आदर्श वातावरण और सकारात्मक वातावरण तैयार करने का काम करेगी, ये याद रखना। आगे बढ़ते हैं, भारत अध्ययन और शोध केंद्र। ये क्या है, भारत अध्ययन और शोध केंद्र। देखो मध्य प्रदेश की जो धार्मिक नगरी है, हमें पता है मध्य प्रदेश की धार्मिक नगरी कौन सी है, मध्य प्रदेश की धार्मिक नगरी है उज्जैन। इसे मध्य प्रदेश की धार्मिक राजधानी भी कहा जाता है। तो धार्मिक नगरी उज्जैन में विक्रम विश्वविद्यालय में भारत अध्ययन एवं शोध केंद्र स्थापित किया गया है। आपको याद रखना है, भारत अध्ययन एवं शोध केंद्र स्थापित कहाँ किया गया है, तो भारत अध्ययन एवं शोध केंद्र की स्थापना विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन में की गई। इसके बाद अगली बात, आपके सिलेबस में ये जो पॉइंट जोड़े गए, वेद, पुराण, उपनिषद, अरण्यक, इन सब की शिक्षा, जहां पर संपूर्ण वेद, पुराण आदि के पाठ्यक्रम को तैयार करके उन पर शोध किया जाएगा। तो आपको समझ आ रहा है कि हमारे देश की सरकार और मध्य प्रदेश की सरकार हमारी जो संस्कृति है उसको पुनर्जीवित करने के लिए प्रयास कर रही है। और उसी प्रयास में एक और प्रयास है मध्य प्रदेश अध्ययन एवं शोध केंद्र की स्थापना। ये कहाँ की गई है, उज्जैन के विक्रम विश्वविद्यालय में। कहाँ, उज्जैन के विक्रम विश्वविद्यालय, ये याद रखना। आगे बढ़ते हैं, मिराई प्रोजेक्ट। ये क्या होता है, देखो जापान के साथ हमारा व्यापार बढ़ता जा रहा है, तो हमने जापानी भाषा बच्चों को सिखाने के लिए मध्य प्रदेश में एक प्रोजेक्ट लाए जिसका नाम है मिराई प्रोजेक्ट। जापानी भाषा सीखने से संबंधित है ये। इसकी शुरुआत जो है वो 2022 में की गई। ये इन्फोसिस, स्प्रिंग बोर्ड एवं निर्माण संगठन के सहयोग से मध्य प्रदेश के नीमच जिले में पायलट प्रोजेक्ट, नीमच की एक तहसील है जावद, क्या नाम है, जावद तहसील में ये पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया है, जहां 60 स्कूलों में बच्चों को जापानी भाषा सिखाने या जापानी भाषा सिखाने के लिए स्पेशल प्रशिक्षण दिया जा रहा है। तो ऐसे प्रोजेक्ट को कहते हैं हम मिराई प्रोजेक्ट, याद रखना। ये मध्य प्रदेश में शुरू किया गया है। अगला एक संस्था हमारे यहाँ शुरू की गई, एक बनाई गई, वीर पुत्र महाराणा प्रताप शोध पीठ। देखिए हमारे मध्य प्रदेश में बहुत सारी शोध पीठें हैं जो अलग अलग विषयों पर शोध का काम करती हैं। इस साल हमने 2023 में वीर पुत्र महाराणा प्रताप शोध पीठ की स्थापना की। और ये कहाँ की गई, इंदौर के पास में महू है, और महू में एक बहुत अच्छा कॉलेज है जिसका नाम है BR अम्बेडकर सामाजिक विश्वविद्यालय या सामाजिक विकास विश्वविद्यालय। ये महू में है, सामाजिक रूप से चीजों पर विकास के लिए शोध का काम करता है, और इसी में वीर पुत्र महाराणा प्रताप शोध पीठ की स्थापना की गई है। ये याद रखना है आप लोगों को। और आगे बढ़ते हैं, देखिए हमें कुछ इंडेक्स याद होने चाहिए, वो इंडेक्स के नाम हमें याद हो। एक इंडेक्स है स्कूल शिक्षा पर परफॉर्मिंग इंडेक्स। ये 2021-22 के अध्ययन पर आधारित है और इससे दो निष्कर्ष निकलते हैं। मध्य प्रदेश शिक्षा के क्षेत्र में आकांक्षी श्रेणी में शामिल है, और इसी में मध्य प्रदेश जो है वो शिक्षा के क्षेत्र में 22वें स्थान पर है। किस आधार पर, स्कूल शिक्षा के आधार पर, ये याद रखना। आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक। तो ये से वैसे तो ये गरीबी के ऊपर आधारित है, लेकिन गरीबी सूचकांक में एक बात शिक्षा से संबंधित है, वो क्या है, मध्य प्रदेश में कक्षा 8 से 8 तक स्कूल जाने वाले बच्चों की पहुंच प्रदान करने में, कक्षा 8 तक के बच्चे स्कूल में पहुंच पाए, उनको पहुंच प्रदान करने में मध्य प्रदेश का 7वां स्थान है। याद रखना, 8वीं क्लास को बच्चे को पहुंच प्रदान करने में हमारा 7वां स्थान है, ये याद रखें। और आगे बढ़ते हैं, शिक्षा पर इस साल कितना बजट व्यय किया गया, ये पिछले साल का बजट याद रखें, 38,375 करोड़ रुपए। कितना है, 38,375 करोड़ रुपए। वैसे ये पॉइंट कभी पूछा नहीं जाता है, ऐसे प्रश्न इतना ज्यादा फैक्चुअल नहीं पूछा जाता। राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण पूरे देश में मध्य प्रदेश को कौन सा स्थान देता है, अब याद रखेंगे, मध्य प्रदेश का 5वां स्थान है राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण में। शिक्षा के क्षेत्र में जो उपलब्धि मध्य प्रदेश ने हासिल की है उसमें हमारा 5वां स्थान है, ये पॉइंट याद रखेंगे। देखिए हमने बहुत सारे अलग अलग पॉइंट्स बने, अब हम कुछ फैक्ट्स के माध्यम से और करंट अफेयर्स को अपडेट कर लें शिक्षा के। भारत का पहला सहकारिता विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया है, भोपाल में। याद रखेंगे, भारत का पहला सहकारिता विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया,
भोपाल में और साथ में इंदौर में खोले हैं। ये 2 स्थानों पर हमने सहकारिता विश्वविद्यालय खोले हैं। रामानुजाचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की जा रही है? ये रीवा में की जा रही है, ये याद रखना। तीसरा, मध्य प्रदेश का दूसरा आवासीय संस्कृत विद्यालय कहाँ खोला जा रहा है? रतलाम में। पहला कहाँ खोला गया है? ये याद रखना, पहला जो है वो डिंडोरी में खोला गया। उज्जैन आंसर नहीं करना है। उज्जैन में संस्कृत का आवासीय विद्यालय नहीं है। फिर से रिपीट कर देता हूं, मध्य प्रदेश में संस्कृत का आवासीय विद्यालय कहाँ खोला जा रहा है? वर्तमान में रतलाम में खोला जा रहा है। दूसरा संस्कृत का आवासीय विद्यालय है। तो पहला कहाँ खोला गया है? तो वो डिंडोरी में खोला गया है। हिंदी भाषा की प्रयोगशाला भोपाल में खोली गई है। कहाँ? अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय में। याद रखना, हिंदी भाषा प्रयोगशाला की स्थापना मध्य प्रदेश में कहाँ की गई? तो हिंदी भाषा प्रयोगशाला की स्थापना कहाँ? भोपाल में की गई, मध्य प्रदेश के एक बड़े विश्वविद्यालय अटल विश्वविद्यालय में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ाने वाला पहला राज्य कौन बना है? मध्य प्रदेश। कहाँ पर? स्कूलों में। स्कूलों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को शामिल करने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश बना है, याद रखना। एमबीबीएस की शिक्षा हिंदी भाषा में देने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य है। प्रदेश की पहली साइकोलॉजी साइंटिफिक लैब कहाँ खोली गई है? ये भी भोपाल में स्थापित की गई है। भोपाल में उच्च शिक्षण संस्थान नाम का संस्था है, वहां पर इसकी स्थापना की गई है। प्रदेश का पहला ग्रीन विश्वविद्यालय कौन सा है? ग्रीन विश्वविद्यालय से क्या मतलब निकलेगा? ऐसा विश्वविद्यालय जो सौर एनर्जी या सोलर पैनल से एनर्जी प्राप्त करके या खुद की एनर्जी से चल रहा है, उसे हम ग्रीन विश्वविद्यालय कहेंगे। तो वो विश्वविद्यालय विक्रम विश्वविद्यालय बना है उज्जैन का। स्कूल फॉर एक्सीलेंस फॉर की स्थापना इंदौर में कहाँ की गई है? तो याद रखना, हमारा जो एमजीएम मेडिकल कॉलेज है, ये लैंग्वेज का प्रॉब्लम हुआ है, एमजीएम मेडिकल कॉलेज में स्कूल फॉर एक्सीलेंस की स्थापना की गई है। याद रखना, ये आई के लिए है। आंसर या होगा आई के लिए, आंखों के लिए स्कूल फॉर एक्सीलेंस की स्थापना कहाँ की गई है? तो मध्य प्रदेश का पहला आई स्कूल फॉर एक्सीलेंस की स्थापना एमजीएम मेडिकल कॉलेज में की गई है। ये पॉइंट याद रखेंगे आप सब लोग। हमने अलग अलग आधारों पर हमारी शिक्षा में जो जो बातें ऐड हो सकती है उन सबको पढ़ा। देखिए, चाहूं तो मैं भी आपको ऐसे पढ़ा सकता हूं कि शिक्षा शब्द लैटिन भाषा के एडुकेटन से बना है, जिसका अर्थ होता है जानना। फिर शिक्षा के अलग अलग प्रकार पढ़ा सकता हूं, प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा। फिर मैं आपको ये भी पढ़ा सकता हूं कि शिक्षा 2 प्रकार की होती है, औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा। लेकिन हमारी एग्जाम में ये वाला कंटेंट नहीं पूछा जाएगा। हमारी एग्जाम में शिक्षा, क्योंकि इकोनॉमिक्स के चैप्टर में शामिल है और साफ साफ रूप से कहा गया है मानव संसाधन या मानव के विकास में शिक्षा का क्या योगदान है, तो वो इस रूप में हमें पढ़ना है। ये आप याद रखें और इसी तरीके से हमें चीजें याद रखनी है। यहाँ से फैक्चुअल क्वेश्चन आएगा सीधा सा, या तो मध्य प्रदेश की किसी योजना के इंप्लीमेंटेशन से संबंधित प्रश्न पूछ लिया जाएगा या मध्य प्रदेश की रैंकिंग से संबंधित प्रश्न पूछ लिया जाएगा। वो डाटा मैं पूरा आपको पढ़ा चुका हूं, आप निश्चिंत होकर विश्वास कर सकते हैं। इससे जो बची हुई चीजें हैं, उच्च शिक्षा के की बातें हमने छोड़ी हैं, वो हम कौशल विकास के साथ में शामिल करेंगे, याद रखिए। इसके बाद इस वीडियो की सारी बातें आपको नोट डाउन करनी है और याद भी करनी है। ये वीडियो देखकर अगर आप सेटिस्फाई हैं, आपको अच्छा लगता है, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज सब लोगों के लिए एक होमवर्क है कि आज जब ये वीडियो देखें, आप जब भी इस वीडियो को देखें तो इसे अपने स्टेटस पर लगाकर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ऐसे ही वीडियो सीरीज आपको निःशुल्क मिलती रहेगी। आज के लिए सभी को धन्यवाद।